हेलो फ्रेंड्स। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने प्रॉमिसरी नोट डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्कस किया था। सेक्शन 4 और 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 हम डिस्कस कर चुके थे। आज का जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हम सेक्शन 6 चेक पढ़ेंगे। हमने सेक्शन 13 बेसिक लेक्चर में डिस्कस किया था जिसमें हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं: अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अ चेक। उसमें से हमने प्रॉमिसरी नोट डिस्कस कर दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्कस कर दिया, दैट वाज सेक्शन 4 एंड 5। और अभी सेक्शन 6 जो है वो है चेक। तो बच्चों अभी ये बेयर लॉ की डेफिनेशन है इन जनरल, जैसे हम इंटरप्रेट करते हैं डेफिनेशन को। तो देखते हैं क्या डेफिनेशन है। अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। एक्ट बोल रहा है अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर। चेक ड्रॉ किया जाता है स्पेसिफाइड बैंकर पे, एंड नॉट एंड ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। जो चेक है ये हमेशा डिमांड पे पेबल होगा। इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। दो चीजें इंक्लूड की गई इसमें, पहला इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक और दूसरा चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो बच्चों इंटरप्रिटेशन क्या है देखते हैं हम। सबसे पहली बात लिखा हुआ है अ चेक इज बिल ऑफ एक्सचेंज। अ चेक इज बिल ऑफ एक्सचेंज। जो हमने डेफिनेशन सेक्शन 5 में पढ़ी थी उसमें लिखा था बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग डायरेक्टिंग सर्टन पर्सन टू पे सर्टन सम ऑफ मनी एक्सेट्रा। वहाँ पे हमें राइटिंग, अनकंडीशनल, इस प्रकार के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेशन पढ़ के ही समझ में आ रहे थे। आज यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है अनकंडीशनल होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, सर्टन सम ऑफ मनी, सर्टन पर्सन एक्सेट्रा। लेकिन फिर भी आप देखें जो कैरेक्टरिस्टिक्स चेक के दे रखे हैं उसमें लिखा है राइटिंग, ऑर्डर टू पे, अनकंडीशनल, साइन होना चाहिए, सर्टन सम, मनी ऑनली। ये सारे फीचर्स चेक के डेफिनेशन में नहीं दे रखे हैं, फिर भी आए कहां से? तो लॉ मेकर्स ने क्या लिखा है? अ चेक इज बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे ही लॉ मेकर्स ने लिखा चेक इज बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के जितने कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो कहां आ गए? चेक में आ गए, राइट। दैट इज वाई ये सारे कैरेक्टरिस्टिक भले हमें डेफिनेशंस में नहीं दिख रहे, डेफिनेशन में नहीं दिख रहे हैं, बट देन टू ये बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन से आ चुके हैं। तो चेक जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। चेक हमेशा ड्रॉ होता है बैंक के ऊपर। इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर। जो व्यक्ति बैंक में अकाउंट ओपन करता है उसका पैसा उसमें रखा हुआ है, और अगर वो पर्सन अपने अकाउंट का चेक किसी और व्यक्ति को देता है तो वो एक प्रकार का ऑर्डर है बैंक को टू पे दैट पर्सन। हम जानते हैं कि प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस टू पे था। हम ये भी जानते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन में डायरेक्शन दी गई थी, ऑर्डर दिया गया था टू मेक पेमेंट। और चेक जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो यहां पे भी डायरेक्शन दी जाएगी, यहां पे भी ऑर्डर दिया जाएगा टू मेक पेमेंट। लेकिन किसे ये ऑर्डर दिया जा रहा है, किसे ये डायरेक्शन दी जा रही है? ये ऑर्डर दिया जा रहा है उस बैंक को जहां पे आपका अकाउंट है। सो अ चेक इज बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर। स्पेसिफाइड बैंक के ऊपर ड्रॉ। हमेशा चेक में ड्रॉई कौन होगा? बैंक होगा। इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। चेक हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होगा, चेक कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। बेसिक की क्लास में हमने ये डिस्कस किया था। इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन एक देखा था हमने, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, दूसरा देखा था बियर इंस्ट्रूमेंट, फिर एक और क्लासिफिकेशन देखा था डिमांड इंस्ट्रूमेंट एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट। तो जो प्रॉमिसरी नोट है और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो दोनों इंस्ट्रूमेंट्स डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते थे, टाइम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते थे। लेकिन जो चेक है इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। चेक कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। कभी भी ऐसा नहीं होता कि चेक की मैच्योरिटी डेट आएगी। चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको डाउट्स आ सकते हैं बच्चों।
और आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ किया जाने वाला टूल जो है डिलेड पेमेंट के लिए, वो आप मुझसे आस्किंग करेंगे। तो डू कॉल मी इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट ऑन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। चेक डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं है। एंड इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक। चेक जो है उसकी डेफिनेशन में लिखा है, इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक। अब ये ट्रंकेटेड चेक क्या, आप सब लोगों को पता है, जब कोई डेटर अपने क्रेडिटर को चेक इशू करता है तो वो चेक जो है वो क्लियरिंग प्रोसेस में जाता है। पहले जो क्लियरिंग प्रोसेस होती थी उसमें इंटर सिटी और इंटर स्टेट के जो चेक्स रहते थे उसमें काफ़ी टाइम लगता था। लेकिन अब जो एक अमेंडमेंट आ गया है इस क्लियरिंग साइकिल में, उसमें ये होता है कि अगर इंटर सिटी एंड इंटर स्टेट चेक्स हैं तो वो चेक्स कुरियर के थ्रू नहीं भेजती है बैंक। तो बैंक क्या करती है, उस फिजिकल चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज यानी कि उसको स्कैनिंग कर देती है। स्कैन करने के बाद वो इमेज जो है वो क्लियरिंग प्रोसेस में जाती है और इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक। फिजिकल चेक उसका स्कैन कर देना, दैट इज कॉल्ड इज ट्रंकेशन। हमने उसका फॉर्म चेंज कर दिया, राइट। और ट्रंकेटेड चेक की जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज है जो क्लियरिंग प्रोसेस में जा रही है वो भी शामिल की गई है चेक की डेफिनेशन में। उसके बाद एक और चीज क्या शामिल की गई है, चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जैसे हमारा फिजिकल चेक होता है उसी सेम फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक चेक होता है। डिफरेंस ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक चेक होता है वो पेपर फॉर्म में नहीं होता है, उस पर फिजिकल साइन नहीं होती है, उस पर डिजिटल सिग्नेचर होती है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही डेटर अपने क्रेडिटर को इशू कर देता है, राइट। तो अगर अब हम डेफिनेशन देखें तो कुल मिला के 4 बातें। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ऐसा लिखने से बिल ऑफ एक्सचेंज के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स चेक में आ गए। इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, हमेशा ड्रॉई बैंक होगा। देन इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड एंड लास्ट वन, इट इंक्लूड्स electronic image of truncated check and a check in electronic form. So this is definition as contained in section 6 of negotiable instrument act. आगे हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों क्योंकि लिखा हुआ था चेक इज बिल ऑफ एक्सचेंज, तो सारे के सारे बिल ऑफ एक्सचेंज से मैचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। चेक राइटिंग में होना चाहिए, ऑर्डर टू पे होता है, प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस टू पे होता था, बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर टू पे होता है। और क्योंकि चेक बिल ऑफ एक्सचेंज है तो यहां पे भी लिखा है ऑर्डर टू पे। ये अनकंडीशनल होना चाहिए, साइंड बाय ड्रॉअर होना चाहिए, ऑलवेज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, हमेशा ये स्पेसिफाइड बैंकर पे ड्रॉ किया जाता है। सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं हो सकती, मनी कभी भी काइंड में पेमेंट नहीं होगा। 3 पर्सन्स के लिए लिखा है सर्टन, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे, ये 3 सर्टन होना चाहिए। अभी हम यहाँ पे समझेंगे कौन ड्रॉअर, ड्रॉई और पे होता है। एंड इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, हमने डिस्कस किया था अभी, चेक कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। तो लिखा हुआ था चेक इज बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन 2 ऐसी चीजें जो चेक में अलग होंगी बिल ऑफ एक्सचेंज से। पहली बात, स्टाम्पिंग नॉट रिक्वायर्ड। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें हमने देखा था रिक्विजिट अमाउंट से स्टाम्प ड्यूटी पे की जानी चाहिए, लेकिन स्टाम्पिंग रिक्वायर्ड नहीं है, चेक में कभी भी स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं की जाती। दूसरी बात, चेक का कभी एक्सेप्टेंस नहीं लिया जाता है, क्योंकि चेक जो है वो बैंक के ऊपर ड्रॉ किया जाता है, जिस बैंक के पास ऑलरेडी आपके पैसे हैं, तो एक्सेप्टेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। दूसरी बात, चेकबुक हमें इशू ही बैंक करती है, राइट, तो नो नीड ऑफ एक्सेप्टेंस। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये 3 पार्टीज जो चेक में थी, ड्रॉअर, ड्रॉई, पे, ये कौन। हमारे इस एग्जांपल में मिस्टर बी जो है वो गुड्स सेल कर रहे हैं मिस्टर ए को, तो मिस्टर बी जो है वो क्रेडिटर हो गए और मिस्टर बी जो है वो डेटर है। ये डेटर जो है अपने क्रेडिटर को क्या इशू कर रहा है, चेक। ये चेक जिस बैंक ने मिस्टर ए को दिया उनका अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया के साथ।
तो अकाउंट ऑफ मिस्टर ए विथ बैंक ऑफ इंडिया एंड दैट इज अकाउंट ऑफ मिस्टर ए कंटेनिंग द मनी ऑफ मिस्टर ए। तो मिस्टर ए जो डेटर है उन्होंने चेक इशू किया बी को, और ये चेक जो है ये बैंक ऑफ इंडिया के खाते का है। तो ए चेक बना रहे हैं, ड्रॉर है, अपने क्रेडिटर बी को दे रहे हैं जो पेई होंगे, मनी कलेक्ट करेंगे, और जो ड्रॉई है वो है स्पेसिफाइड बैंक जहां पे इनका अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया। तो ड्रॉर, ड्रॉई, पेई, ये तीन पार्टीज आ जाएंगी चेक के अंदर। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चेक में जो मिस्टर ए हैं वो ड्रॉर होने के साथ साथ वो पेई भी हो सकते हैं अगर वो सेल्फ चेक खुद के नाम से ही निकाले मनी। तो ऐसे केस में चेक जो है वो खुद के नाम से भी ड्रॉ हो सकता है, किसी और के नाम से भी ड्रॉ हो सकता है। तो ड्रॉर ड्रॉई मिस्टर ए भी हो सकते, ड्रॉर एंड पेई मिस्टर ए भी हो सकते थे, लेकिन ड्रॉई जो है वो हमेशा बैंक रहेगा। हमने अभी डेफिनेशन में देखा चेक की कि सेक्शन 6 में लिखा हुआ है कि चेक इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक चेक एंड इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक चेक है और ये ट्रंकेटेड चेक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वैसे तो मैं बता चुका हूं, फिर भी आप देख लें। जो इलेक्ट्रॉनिक चेक होता है उसमें पेपर यूज नहीं होता है, लेकिन ट्रंकेटेड चेक ओरिजिनली पेपर पे ड्रॉन था और उसके बाद उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज ली गई थी, ट्रंकेशन किया गया था। पेपर यूज के बाद डिजिटल सिग्नेचर, जो इलेक्ट्रॉनिक चेक है उस पर डिजिटल सिग्नेचर होती है, लेकिन ट्रंकेटेड चेक पे डिजिटल सिग्नेचर नहीं होती है। और तीसरा और आखिरी जो डिफरेंस है, ओरिजिनली ये रिटर्न नहीं होता है, ये शुरू से ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है। ये ओरिजिनली रिटर्न रहता है और फिर इस रिटर्न पेपर चेक की एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज क्रिएट की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रंकेटेड चेक। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा डिस्कशन है वो है सेक्शन 26। अब तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हमने बेसिक पढ़ा था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। हमारा अगला डिस्कशन था प्रॉमिसरी नोट, उसके बाद हमने डिस्कस किया था बिल ऑफ एक्सचेंज, और इस डिस्कशन के जस्ट पहले वाला डिस्कशन जो था वो था चेक। अब अगला डिस्कशन जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आता है सेक्शन 26, दैट इज कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू बी अ पार्टी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पहली बात, मियरली इस फैक्ट के लिए कि कोई भी एक पर्सन जो है वो ड्रॉर, ड्रॉई, पेई एक्सेट्रा है, एंडोर्सर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, सिर्फ इस बात के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनवैलिडेट नहीं हो जाएगा। दूसरी बात, कॉम्पिटेंस, आप सब लोगों ने सीपीटी में फाउंडेशन में पढ़ा है कि एक पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंट तब होता है जब दैट पर्सन इज मेजर, नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। सो टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट द पर्सन मस्ट हैव वैलिडिटी, कॉम्पिटेंस। तो ये जो कॉम्पिटेंस है वो यहाँ पे सेक्शन 26 की भी रिक्वायरमेंट है, पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मियरली इस फैक्ट के लिए कि कॉम्पिटेंस नहीं है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनवैलिडेट या वॉइड नहीं हो जाएगा। पर अगर पर्सन कॉम्पिटेंट है तो उसकी लायबिलिटी नहीं आएगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी तब आती है जब पेयर एक कॉम्पिटेंट पर्सन हो, दैट मीन्स ही मस्ट बी अ मेजर पर्सन, मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। माइनर्स केस, माइनर हमें पता है इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट है, इस कारण माइनर जो है वो राइटफुल तो रहेगा पैसे लेने के लिए, पर चेक के लिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए या प्रॉमिसरी नोट में कभी भी माइनर लायबल नहीं होगा। बच्चों, इंस्टीट्यूट ने अब तक 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन नवंबर 2005 का है और दूसरा क्वेश्चन जो है वो मई 2015 का है।
क्वेश्चन की आस्किंग क्या थी, 3 एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मिस्टर ए ने, जो डेटर है, अपने क्रेडिटर मिस्टर बी को एक प्रॉमिसरी नोट दिया। इसमें अगर मिस्टर ए माइनर हैं और मिस्टर बी मेजर हैं, क्या मिस्टर ए लायबल रहेंगे? द आंसर इज नो, बिकॉज माइनर इज नॉट लायबल। दूसरा एग्जाम्पल, ए ने प्रॉमिसरी नोट इशू किया बी के फेवर में, और यहां पे ए जो है वो मेजर है और बी जो है वो माइनर है। क्या इस बार प्रॉमिसरी नोट वैलिड रहेगा? द आंसर इज यस। रीजन, माइनर जो है उसे पैसे मिलने हैं, ही इज राइटफुल टू बेनिफिट्स, और इस कारण प्रॉमिसरी नोट इनवैलिडेट नहीं होगा। मिस्टर ए will be liable to make payment to Mr. B as per the terms and conditions as mentioned in promissory note. अब जो आस्किंग एग्जाम में हुई वो क्या, मिस्टर ए और मिस्टर बी, इन दोनों ने प्रॉमिसरी नोट इशू किया इन फेवर ऑफ सी। इसमें से ए जो है वो है माइनर और बी जो है वो है मेजर। अब क्या मिस्टर सी जो है वो पेमेंट ले सकते हैं? क्या मिस्टर ए और मिस्टर बी लायबल रहेंगे? और क्या ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड है? तो इंस्टीट्यूट की आस्किंग के अलग अलग एस्पेक्ट। सबसे पहली बात, मियर इस बात से या इस फैक्ट से कि वन ऑफ द पार्टी इज माइनर एंड नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इस फैक्ट से ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड या वॉइड नहीं हो जाएगा। दूसरी बात, क्या सी राइटफुल रहेंगे पैसे लेने के लिए? यस, सी विल बी राइटफुल, लेकिन ए जो माइनर है वो लायबल नहीं रहेगा, बी जो मेजर है वो लायबल रहेगा। माइनर कभी भी लायबल नहीं होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे अभी एग्जाम्पल 1 में डिस्कस किया। तो 3 एग्जाम्पल्स जो हैं वो पूरी पिक्चर क्लियर करते हैं, और सेक्शन 26 जो है उसकी पास्ट एग्जाम की आस्किंग रह चुकी है। हम एक बार वापस देख लेते हैं क्या डिस्कस किया हमने। सेक्शन 26 है कैपेसिटी ऑफ पर्सन टू बी ए पार्टी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कॉम्पिटेंस क्या? तो वही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली बात, एक पर्सन जो माइनर है, ऑफ अनसाउंड माइंड है और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, वो कॉम्पिटेंट नहीं होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पार्टी बनने के लिए कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड है, लेकिन मियर इस बात के लिए कि वन ऑफ द पार्टी इज इनकॉम्पिटेंट, पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनवैलिडेटेड नहीं रहेगा। क्या इनकॉम्पिटेंट पर्सन लायबल रहेगा? नहीं, लायबिलिटी सिर्फ तब आएगी जब लायबिलिटी एक कॉम्पिटेंट पर्सन की है, यानी कि मेजर एंड साउंड माइंड। माइनर्स केस ये अलग से क्यों लिखा हुआ है? इस कारण क्योंकि इंस्टीट्यूट की आस्किंग रही है। माइनर जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लायबल नहीं होगा, लेकिन राइटफुल होगा पैसे लेने के लिए। और ये जो 3 एग्जाम्पल्स थे इनमें हमने ये डिस्कस किया कि कैसे एक माइनर अगर लायबल हो तो फिर उसकी लायबिलिटी नहीं आएगी, मेजर जो है वो लायबल हो टुवर्ड्स माइनर तो माइनर राइटफुल रहेगा पैसे रिकवर करने के लिए, और अगर जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं तो लायबल सिर्फ मेजर रहेगा, माइनर लायबल नहीं रहेगा। तो बच्चों, अभी तक का जो डिस्कशन हमारा हुआ वो सेक्शन 26 को कवर करता था। आप अच्छे से पढ़ लें, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी देख लें। मैं कल अगला लेक्चर रिलीज करूंगा आगे का। थैंक यू।